मोदी जी की रैली में जो लोग जाते हैं वो जाते खाली आते हैं, लौटते भी खाली आते हैं, और जाते भी खाली दिमाग है और लौटते भी खाली दिमाग है। कानून इसलिए है कि कानून का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता उसकी रक्षा कानून करे। कम से कम 1800 करोड़ रुपये मोदी जी की रक्षा पे खर्च होता है। अब मोदी जी जनता की रक्षा करने के लिए बैठे हैं, लेकिन अगर वो सिर्फ अपनी सुरक्षा के बारे में सोचते रहेंगे तो समझिए वो जनता की रक्षा नहीं कर पाएंगे। गलत है। जबकि मोदी जी के पिताजी जो थे, मैंने कल भी आपको कहा था कि जो है दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन मोदी के 6 बच्चे थे। मोदी जी तीसरे नंबर के बच्चे हैं। तो मोदी जी की माँ ने 6 बच्चे पैदा किए, लेकिन मोदी जी पता नहीं क्यों लोग औरतों को कोसते हैं जो ज़्यादा बच्चे पैदा करती हैं। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट इंद्र कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, चुनाव चल रहे हैं, दूसरे चरण का भी वोटिंग आ रहा है, परसों आ जाएगा जी। और पहले चरण की वोटिंग के बाद तो सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की बौखलाहट सामने आई है। मुद्दों से तो पहले से ही भटके हुए हैं, जैसा विपक्ष का आरोप है, क्योंकि उनके पास तो मुद्दों की एक लंबी लिस्ट है। राहुल गांधी की तमाम तरह की गारंटियां हैं, न्याय गारंटी उन्होंने दी है जो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी पार्टी जो है उनके मुद्दे कहाँ गायब हैं? वो किस चीज़ को लेकर इस चुनाव में उतरे हुए हैं? क्या वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? क्या फिर से वो एक तरह से जो उनके पुराने मुद्दे यूसीसी या और इसके अलावा जिनमें कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण हो जाता है, वो वाले मुद्दे हैं? तो मुद्दे हैं क्या इस चुनाव में? जो है मुद्दा जो है वो गायब है, और ये मुद्दा जो है, कौन सा मुद्दा इस चुनाव का मुद्दा है, ये किसी को नहीं पता। और इसीलिए हम देखते हैं कि सब लोग भ्रमित हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो नेता हैं, जो मतदाता हैं, जो पत्रकार हैं, यहाँ तक कि मोदी मीडिया को भी नहीं पता कि चुनाव का मुद्दा क्या है। जी। अब आपने जो सवाल किया उसको सुनकर मुझे अपने कॉलेज के दिनों की बात याद आ रही। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ फैकल्टी में लॉ कर रहा था, तो हमारे साथ एक सज्जन पढ़ते थे, वो इस समय एक हाई कोर्ट में जज हैं। वो आए और उन्होंने आते ही मुझ पर एक सवाल दागा कि बोले, भाई साहब ये बताओ कि ये एनटी रामाराव इतना फेमस है, तो रामाराव कितना फेमस होगा? अच्छा। अब इस सवाल का जवाब जो है पढ़ा लिखा आदमी तो जान जाएगा, क्योंकि एनटी रामाराव नाम था नंदमुरी तारक रामाराव का, जो कि उस समय तेलुगु बिड्डा के नाम से, यानी तेलुगु भाई के नाम से बड़े फेमस थे। और उन्होंने 1982 का जो चुनाव था उसको आंध्र प्रदेश में अपने दम पर तेलुगु देशम पार्टी के नाम पे जीता था, और उनका नाम था नंदमुरी तारक रामाराव। तो उसका शॉर्ट फॉर्म बनता था एनटी रामाराव। अब उन सज्जन को ये नहीं पता था कि रामाराव उनका नाम है। वो समझते थे कि ये रामाराव के खिलाफ कोई आदमी एंटी है, जैसे एंटी कांग्रेसी हो गया, एंटी मोदी हो गया। जी जी। तो उन्होंने कहा ये एंटी रामाराव फेमस है, तो ये रामाराव क्यों फेमस हो? तो ये चुनाव जो है इस समय का, वो भी इसी तरह के मुद्दे पे लड़ा जा रहा है। और आज के समय में मैं कह सकता हूँ कि चुनाव जो है, एक मुद्दा है इस चुनाव में कि या तो लोग मोदी के समर्थन में या मोदी के विरोध में हैं। अच्छा। और मोदी का समर्थन और मोदी का विरोध ही इस चुनाव की एक कड़ी है। और इसीलिए आप देखेंगे कि मैं एक बात घोषित तरीके से कह सकता हूं कि इस चुनाव में जो भी वोट मोदी जी के खिलाफ पड़ेगा वो एंटी वोट कहलाएगा। और ये चुनाव जो है एंटी मोदी भीड़ का चुनाव है, जिसमें जनता जो है मोदी जी की नीतियों से, रीतियों से एक तरह से आजिज़ आ गई है, और वो कहती है कि भाई तुम जाओ। गांधी जी ने 1942 में एक आंदोलन शुरू किया था, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों से कहा था क्विट इंडिया मूवमेंट, अच्छा। तुम हिंदुस्तान छोड़कर चले आओ। ठीक है। तो अंग्रेज कहते थे कि हमारे जाने के बाद हिंदुस्तान का क्या होगा। तब गांधी जी ने कहा था, तब उन्हें सिविल डिक्टेटर बोलते थे हम लोग, तब उन्होंने कहा था कि तुम चले आओ, हमारा जो होगा हम देख लेंगे, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। अच्छा। तो इस समय भी देश में जो है, आप समझिए वही माहौल है, वही लोगों की प्रतिक्रिया है। और इसलिए लोग जो है किसी भी पार्टी से, दल से जुड़कर नहीं वोट दे रहे, वो सिर्फ अपने मुद्दे पर वोट दे रहे हैं, और जनता खुद जो है ये चुनाव लड़ रही है। अच्छा। कांग्रेस की हालत बड़ी पतली है, क्योंकि जो मोदी सरकार है और इनकम टैक्स है, उसने उनके खातों को जब्त कर लिया है। और जब्त करने का जो नतीजा हुआ वो ये हुआ कि कांग्रेस के उम्मीदवारों के पास इस समय चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं है। और ये वैसे ही चुनाव है जैसे 1977 में हुआ था, जब इमरजेंसी हटी थी, तब जनता पार्टी सरकार बनी थी। और जनता पार्टी सरकार बनने के समय ये तय हुआ कि भाई हमारे पास तो पैसे हैं ही नहीं, हम तो 18 महीने जेल रह के आए, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे। तब उन्होंने एक नारा दिया था, एक वोट
एक नोट, कि हर उम्मीदवार जो है एक वोट देगा, एक नोट देगा और वो मांगेगा, और जिसको एक वोट बाद में तो मिलेगा, जो जनता एक नोट दे देगी वो जो है जरूर चुनाव जीतेगा, क्योंकि जो आदमी अपनी गांठ से निकाल कर 1 रुपया दे रहा है वो वोट जरूर देगा। और इसीलिए आप एक चीज़ याद करिए कि 1977 का जो चुनाव था उसमें उम्मीदवारों को सिक्कों से तोला जाता था। हर इलाके में जो है तराजू लगती थी, लोग जो है अपने उम्मीदवार के पक्ष में कलदार जो सिक्का होता है गोल 1 रुपये का, वो इकट्ठा करते थे और उससे उम्मीदवारों को तोला जाता था, और वो पैसे के खर्च से ही उम्मीदवारों ने चुनाव जीता था। तो पैसे से चुनाव नहीं जीता जा सकता। पैसे से अगर चुनाव जीत सकते तो आप समझिए जो स्वतंत्र पार्टी थी वो सबसे पूंजीपतियों की पार्टी थी, उसमें सारे वो लोग थे जो कि धनपशु थे उस समय, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, लेकिन वो हमेशा चुनाव से हार जाते थे कि गरीब लोग के मन में था कि ये पार्टी जो है किन लोगों के पैसे से चल रही है, ये उन लोगों के पैसे से चल रही है जो खूब पैसा कमा रहे हैं, और ये गरीबों का खून चूसते हैं, ग्राहक के रूप में भी चूसते हैं, मजदूर के रूप में भी चूसते हैं, अपने कामगार के रूप में भी चूसते हैं, और ये जो है धन्ना सेठों की पार्टी है, इसलिए हम उन्हें किसी भी तरह से वोट नहीं देंगे, न पावर में लाएंगे। अब इस सरकार की जो हालत है आज के समय में, सबसे ज़्यादा धन किसके पास है? भारतीय जनता पार्टी के पास है। सबसे ज़्यादा 5 स्टार होटल जैसे ऑफिस किस पार्टी के हैं? भारतीय जनता पार्टी के हैं। सारे के सारे हेलीकॉप्टर और सारे के सारे हवाई जहाज जो कि प्राइवेटली अवेलेबल हैं चुनाव में, वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी ने बुक करा लिए हैं। अब बुक कराने का मतलब क्या है कि आप ये समझिए, उसका एक मतलब है कि पैसे की ताकत से चुनाव को लड़ा जा रहा है, जीतने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो जनता है उसके मुद्दे इसलिए गायब हैं क्योंकि जनता को पता है कि हमारी बात कोई नहीं सुन रहा। आज हमें जो है दुल्हा बनाकर चुनाव के दिन तक जो खिलाया पिलाया जा रहा है, वो इसलिए खिलाया पिलाया जा रहा है कि बाकी के जो 60 महीने होते हैं 5 साल में, तो 59 महीने हमारा खून चूसा जाएगा, 1 महीने हमें खिलाया पिलाया जाएगा, आदर सत्कार किया जाएगा, और जैसे ही शाम को वोट पड़ेगा, मान लीजिए जिस जगह पर पहले चरण का मतदान हो गया है, वहाँ के मतदाताओं की आज के दिन कोई हैसियत नहीं है। जहाँ पर 26 तारीख को चुनाव हो जाएगा, वहाँ के मतदाताओं की उस दिन के बाद हैसियत खत्म हो जाएगी, और ऐसी हालत में मतदाता जागरूक है, वो देख रहा है कि वो सब चीज़ों को समझकर ये तय कर रहा है कि किसको उसे वोट देना है और वो किसको वोट देगा। अब मेरा ये कहना है कि जो हम जिस पूरी की पूरी राजनीतिक प्रक्रिया की बात करते हैं, जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, तो बात यह है कि लोकतंत्र में क्या किसी पार्टी का कोई विश्वास है? मैं आज के समय कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का तो लोकतंत्र में बिल्कुल विश्वास है ही नहीं, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी जो मदर संगठन है, मातृ संगठन है, वो है आरएसएस, और आरएसएस में कोई चुनाव नहीं होते। आरएसएस में कभी कोई चुनाव नहीं होता। आरएसएस में सिर्फ जो है लोगों को थोप दिया जाता है, या जो पुराने जो उसके संघ प्रमुख होते हैं वो एक पर्ची लिख जाते हैं कि भाई मेरे बाद किस व्यक्ति को जो है संघ का प्रमुख बनाया जाएगा। तो वहाँ पर गुरु शिष्य की परंपरा या गद्दी जैसे बहुत सारे धार्मिक संगठनों में सौंपी जाती है, वैसे सौंपी जाती है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में भी लोकतंत्र नहीं है। किसी भी स्तर पर चुनाव नहीं होता। कभी आपने नहीं सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी में ब्लॉक लेवल पर कभी चुनाव हुआ, या मंडल लेवल पे कोई चुनाव हुआ, या जिला स्तर पर कोई चुनाव हुआ, राज्य स्तर पर चुनाव हुआ। और इसीलिए उम्मीदवारों का भी जो चयन है वो हेलीकॉप्टर से होता है, यानी जितने भी उम्मीदवार आते हैं वो हेलीकॉप्टर से ही यानी आसमान से उतरते हैं, और उनको कहा जाता है कि तुम जो है यहाँ से चुनाव लड़ोगे, और वहाँ का जो मतदाता और वहाँ का जो भारतीय जनता पार्टी का वर्कर होता है वो अक्सर जो है अपने को ठगा महसूस करता है। और मैं एक पुरानी कहावत है जो पंजाब में बड़ी फेमस है, वो ये है कि शिकारी शिकार खेले और चूतिया कारतूस बीने। फिर जो आते हैं, जैसे नवीन जिंदल, वो हेलीकॉप्टर से उतरे, कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दिया, और इस्तीफे से देने के बाद वो चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने के बाद जीते हारे, उनके वर्कर को उनसे कोई मतलब नहीं है, और उनका अपने वर्कर से कोई मतलब नहीं है। तो एक तरह से जो वर्कर, जब नवीन जिंदल कांग्रेस में थे, जब वो वहाँ उनके एमपी थे, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी का वर्कर जो है सड़क पर दरी बिछाता था। आज नवीन जिंदल जो है कांग्रेस में आ गए, छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए, टिकट मिल गया है, तो वो वर्कर फिर दोबारा जो है वहाँ पर अपनी दरी बिछाएगा, और उसकी हैसियत नहीं है।
10 साल में संघ के सारे वर्करों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पता चल गया है कि किसी भी निर्णय में उनकी कोई सहमति नहीं ली जाती। और पहले तो एक नाटक सा किया जाता था कि भाई आपकी सहमति ली जा रही है। 8-10 लोग बैठते थे, वो बातचीत करते थे, भाई किसका नाम प्रपोज करना है। हर मंडल से और ज़िले से ये होता था कि हम अपनी लोकसभा सीट के लिए 10 नाम 5 नाम जो है प्रस्तावित कर रहे हैं। फिर उनको जाने के बाद वो जो है संसदीय जो समिति होती है उसके बाद जाता था, संसदीय बोर्ड के बाद जाता था, फिर वो एक नाटक करते थे। अब कोई नाटक नहीं होता। अब एक लिस्ट बनती है, पर्ची निकाली जाती है कि भजन लाल शर्मा को बना दिया हमने राजस्थान का मुख्यमंत्री। इसी तरह आएगा कि हमने जो है यादव जी को ढूंढ लिया है और उनको जो है मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। इसी तरह जो है छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री बना दिया। तो सारी चीज़ें देखिए कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का नाटक तक करना बंद हो गया। एक तरह से पूरी पार्टियां जो है और भारतीय जनता पार्टी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चल रही है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने तय कर दिया, त्रिमूर्ति ने तय कर दिया, यानी त्रिमूर्ति में 3 ही लोग हैं, मोदी जी हैं, अमित शाह है और जेपी नड्डा हैं। जेपी नड्डा की हैसियत कोई नहीं है कि वो किसी को कुछ कह सके। वीटो पावर जो है वो मोदी जी के पास है और वो जिसको वोट दे देंगे, जिसके ऊपर टिक कर देंगे, चाहे वो कंगना राणावत हो या अमरावती से लड़ने वाली दूसरी राणा हो, वो आप देखेंगे कि उनको वोट में और टिकट मिल जाते हैं। अब जनता के ऊपर ये जिम्मेदारी रह जाती है और भारतीय जनता पार्टी के वर्करों के ऊपर ये जिम्मेदारी रह जाती है कि वो उसे जिताएं। अब वो जिताएं, क्यों जिताएं, ये सवाल है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दिमाग पर प्रश्न चिन्ह की तरह खड़ा रहता है और वो सोचते हैं कि हम इसे करें या ना करें। तो ऐसी हालत में पूरा जो राजनीतिक ढांचा है वो एक आप देखिए चुप्पी का शिकार हो गया है। कहीं कोई वर्कर नहीं बोल रहा। मैं भारतीय जनता पार्टी नाराजगी किस तरह से काम आएगी, अब मेरे खिलाफ जाएगी, किस तरह से जाएगी? देखिए नाराजगी ऐसी होती है जैसे पहले तो शादी में कहते हैं ना कि फूफा को राइट होता है वो जब चाहे रूठ जाए। तो इस समय जो है पूरी जनता ही जो है फूफा बनी हुई है। पूरे जो इनके वर्कर हैं, पूरे जो मंडल के अध्यक्ष हैं, मंडल के जितने पदाधिकारी हैं, वो सारे फूफा बने हुए हैं। वो सारे जाएंगे, कहेंगे जी हमें जो है चाय भी नहीं पीनी, हमें जो है इनका पकौड़े भी नहीं खाने और हमें जो है कोई काम नहीं करना। तो रूसे से सारे लोग हैं और मनाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि बनाने वाला एक ही आदमी है जो लोगों को मना सकता है, वो नरेंद्र मोदी है। तो मैं आज के समय कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी को अगर कोई जिता सकता है तो वो नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी को कोई हरा सकता है तो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी तो सुल्तान हो गए। तो नरेंद्र मोदी ही खुद को अब जो है हराने के लिए इसलिए आ गए हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी के हाथ में जो चीज़ों की बागडोर थी वो फिसलती जा रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करना है और इसीलिए जो आदमी उनके रोज़ भाषण लिखता है, मुझे लगता है कि वो भी छुट्टी पे चला गया। वो आजकल डायलॉग राइटर जो है वो नहीं है। सलीम जावेद की फिल्म आई थी शोले, वो क्यों फेमस हुई, या जो मुगले आजम फिल्म आई थी वो क्यों फेमस हुई, वो इसलिए क्योंकि उसके डायलॉग जो थे बड़े जानदार थे। अब मोदी जी के डायलॉग राइटर जो है वो भाग गया है। तो अब मोदी ने क्या किया, 2014 की डायरी निकाल ली, उसमें कहीं था हिंदू मुसलमान करना है तो वो पुराने बासी, जैसे मैं एक हमेशा बात कहता हूँ कि मोदी जी जो है बासी मिठाई पर वर्क लगाकर खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बासी में तो खुशबू भी नहीं आएगी, ना वो स्वाद आएगा, ना वो मज़ा आएगा। तो अब मोदी जी के जो डायलॉग हैं उनमें लोगों को ना तो मज़ा आता, ना वो हंसते, ना वो उस पर कोई प्रतिक्रिया देते हैं। वो ऐसे जाते हैं जैसे मुर्दानी में जा रहे हों। मैं 1-2 जगह देख रहा था, कार्यकर्ता ऐसे जा रहे थे, भाई कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा स्कूल जा रहे हो, कहते नहीं हम तो भाषण सुनने जा रहे हैं। तो मैंने कहा भाषण सुनने तो जोश से जाना चाहिए। तो कहते हैं जोश क्या है, हमें पता है उन्हें क्या बोलना है और उन्हें ही पता है हमें क्या सुनना है। तो हम बस रस्म अदायगी कर रहे हैं और रस्म अदायगी की तरह ये चुनाव लड़ा जा रहा है। और ये चुनाव जो है अपने आप में भारतीय इतिहास का सन 2014 के चुनाव से इसे जोड़ो, उसके मुकाबला करो या 19 के से करो, आपको पता चलेगा कि 2024 के चुनाव में किसी तरह की कोई जिसे कहते हैं आतिशबाजी नहीं है। अच्छी फिल्म वो होती है जो बड़ी चमक दमक वाली हो, हर सीन में कोई ना कोई एक फाइट सीन हो, कोई डायलॉग हो रहा हो, कोई ताली पीट रही हो, पूरा का पूरा मेलोड्रामा हो, तब मज़ा आता है। लेकिन चुनाव ऐसे हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं। अब मुझे एक आदमी की बड़ी अच्छी बात याद आई कि वो कहता है कि जब हम शादी में जाते हैं ना तो जो ताशे वाला होता है, बैंड वाला होता है, उसका कोई गाना नहीं सुनता। जो बेचारा वो लेके आता है बिजली के लट्टू सर पर,
उसको कोई नहीं देखता, लेकिन वो ताम झाम का हिस्सा होते हैं। और ताम झाम का हिस्सा होने से वो माहौल सा बन जाता है कि भाई बैंड भी था, ताशे वाले भी थे, दरवाजे में नपीरी भी बज रही थी, डांस भी हो रहा था, डीजे भी था, तो सारा मिल मिला के क्या था जी, शादी थी। खाना आपको खाना ही है, खाना खा के चुपचाप चले आना है शगन देकर, लेकिन जो मज़ा आता है उसको आदमी याद रखता है कि फलाने की शादी में गए थे तो फलानी ये चीज़ हुई। अब मोदी जी की रैली में जो लोग जाते हैं वो जाते खाली आते हैं, लौटते भी खाली आते हैं, और जाते भी खाली दिमाग है और लौटते भी खाली दिमाग है। तो उनके मन में कोई उत्साह भरने का एक हम उसे बोलते हैं अंग्रेजी में कैटलिस्ट, उत्प्रेरक, कोई ऐसी चीज़ हो जो स्प्रिंग आपको जो है एक तरह से जगा दे। जैसे फिल्म होती है ना, फिल्म में आप जाएंगे कभी तो फिल्म जब बोझिल हो जाती है तो आदमी सारे आंख बंद करके सो जाते हैं, अचानक धमाका होता है तो सारे दर्शक खड़े हो जाते हैं, हाँ जी देख रहे हैं। तो वो जो मज़ा है पहले मोदी जी वो जानते थे। अब पता नहीं, या तो उम्र की वजह है या मोदी जी की जो टीम है जो उनका सारा अरेंजमेंट करती थी वो या तो भाग गई है, या ये कह सकते हैं कि मोदी जी और उनके जो पूरे सिपे सलार हैं उन्हें पहले से ही यकीन था कि मोदी जी ने राम मंदिर बनाकर एक सबसे बड़ी लाइन खींच दी है, तो राम मंदिर के नाम पर हिंदू वोट उन्हें मिलेगा और मुसलमानों के खिलाफ हिंदू जो है पूरी ताकत से खड़ा होगा। लेकिन कल रामनवमी थी, तो रामनवमी के दिन भी मैंने देखा कि वो चमत्कार नहीं था कि जो होना चाहिए। राम मंदिर के नाम पे एक ही खबर आई कि जी जो भगवान राम है, अरुण गोविल जो रामायण सीरियल में आए थे, वो चुनाव लड़ रहे हैं मेरठ से, और मेरठ में उन्होंने हनुमान जयंती पे एक जुलूस निकाला। उस जुलूस में राम लक्ष्मण सीता बनकर जो है बहुत सारे कलाकार जो है आगे आगे चल रहे थे, हनुमान जी तो थे ही खैर, और वहाँ पर बीच बीच में वो जोश दिलाने के लिए नारे लगाते थे जय श्री राम, और वो कहते थे हाथ उठाकर बोलो जय श्री राम। तो लोगों ने हाथ उठाकर जय श्री राम बोला। जब वो हाथ उठा के नीचे जय श्री राम बोल के नीचे आए तो एक दुकानदार रोने लगा, बोले मेरे 36,000 निकल गए। अच्छा। दूसरा रोने लगा, मेरे 12,000 निकल गए। पता चला 36 लोगों ने जय श्री राम हाथ उठाकर बोला, और उनके पीछे लोगों ने बोला जय श्री राम, हो गया काम, और उनकी सबकी जेब कट गई। 46 लोगों के मोबाइल गायब हो गए। तो ऐसी हालत में जो है लोगों में गुस्सा फैल गया, और वो जो जुलूस था जो मंजिल तक नहीं पहुंचा, रास्ते में वो उसमें भगदड़ मच गई, और सारे लोग इसलिए भाग गए कि राम के नाम पर हम आए हैं और ये तो हमारी जेब कट रही है। तो ये एक दृश्य है जो बताता है कि राम के नाम पर जो लोग आपको जिंदाबाद बुलवाते हैं, मुर्दाबाद बुलवाते हैं, वो दरअसल आपकी जेब काटते हैं। और सबसे ज़्यादा मज़ा फ़ायदा राम नाम बोलने का किसको होता है? जो जेब कतरा होता है। जेब कतरा लोगों को कहता है राम नाम बोलो, हाथ उठाकर बांके बिहारी मंदिर जाओ तो वहाँ भी वो कहते हैं कि ठाकुर जी ने हमारे हाथ देख लिए, हमारी अर्जी लग गई, और अर्जी लगी उधर जो है दूसरे की भी अर्जी लग गई। तो इंस्ट्रक्शन तो लिखे होते हैं ना, जेब कतरों से सावधान, सब जगह मिलता है सर। देखिए ऐसे आप मतलब राम के नाम पे तो नहीं कह सकते ना। आप अगर सफ़र करते हैं किसी भी हाईवे पे चले आओ, वहाँ पर होटलों में एक जगह लिखा होता है यहाँ शराब पीना मना है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यहाँ शराब पीना जरूरी है, यहाँ शराब पी सकते हो, यहाँ शराब पीने की इजाज़त है। जिस जगह लिखा हो, किसी चर्च में देखा है कि जेब कतरों से सावधान? किसी गुरुद्वारे में देखा है जेब कतरों से सावधान? किसी जैनी के मंदिर में देखा है जेब कतरों से सावधान? किसी मस्जिद में देखा है जेब कतरों से सावधान? ये सिर्फ हिंदुओं के मंदिर में लिखवाते हैं कि जेब कतरों से सावधान। यानी जेब कतरों को अल्लाह से भी डर लगता है, गुरु नानक से भी डर लगता है, जीसस से भी डर लगता है, महावीर से भी डर लगता है, सबसे डर लगता है। भाई हिंदुओं के भगवानों से डर नहीं लगता। तो सब बसों में सब तमाम जगह लिखा होता है, भीड़ जहाँ होती है। तो मैं भी तो ये कह रहा हूँ, हिंदुस्तान अकेला देश है जिसमें लोगों की जेब कटती है। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में घुमाओ, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है ना, भारतीय कल्चर जो सनातनी कहते हैं कि हम सनातनी हैं, बाकी जगह आप जाओ, मैं आपको जितने भी मुल्कों में मैं गया हूँ, लोग अपना सामान अब कुछ लोग आएंगे कमेंट में बोलेंगे कि ज़्यादातर उसमें दूसरे समुदाय के जो जेब काटते हैं। नहीं काटते हैं तो भाई पुलिस तो दूसरे समुदाय की नहीं है। अगर जेब कतरे, मैं कहता हूँ, मैं खुल के कह रहा हूँ, मुसलमान हैं तो पुलिस भी मुसलमान है क्या? पुलिस तो हिंदू है, पुलिस तो सरदार है, वो हिस्सा लेते हैं। चोर चोर से मिला होता है, चोर का कोई जाति धर्म नहीं होता। अगर चोर के बारे में कहो ये हिंदू चोर है और ये मुस्लिम चोर है, आप कहो कि पुलिस चोर है, जज चोर है, वकील चोर है। चोर जो होता है वो पेशे से नहीं जुड़ा होता, हरकत से जुड़ा है। रेप करेगा कोई आदमी तो ही नहीं कहोगे सारे जज रेप कर रहे हैं,
रेप जो आदमी करेगा वो कहेगा ये व्यक्तिगत है। हम जो है शिक्षा दे रहे हैं, समाज बना रहे हैं, वो इसलिए बना रहे हैं कि हम अच्छा समाज बनाएं। सरकार की ज़रूरत क्या होती है? ईरान में एक पुरानी परंपरा थी, जब वहाँ का बादशाह मर जाता था तो 3 दिन तक कोई कानून नहीं होता था और 3 दिन तक सबको मन मर्जी होती थी, वो जो चाहे करें। तो 3 दिन में लोग अपनी पूरी भड़ास निकालते थे, पूरी दुश्मनी निकालते थे, एक दूसरे को मारते थे, पीटते थे, कूटते थे, उसकी लड़कियां उठा के ले आते थे, जो जो कर सकते थे। जब वो सब हो जाता था तो तीसरे दिन बाद 72 घंटे बाद जो नया बादशाह शपथ लेता था, उससे लोगों को समझ आया था सरकार की ज़रूरत क्या है, कानून की ज़रूरत क्या है। कानून इसलिए है कि कानून का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता उसकी रक्षा कानून करे। मैं जब मेरा बेटा छोटा था तो मेरे बेटे ने एक दिन कहा, पापा आदमी 2 शादी क्यों नहीं कर सकता? तो मैं उसे यही बात कहता था हंस के कि बेटा जो आदमी अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता उसकी रक्षा कानून करता है। तो खैर वो नहीं समझ पाता था, उस समय बच्चा था, लेकिन मैं उसको ये बात आज भी कहता हूँ कि आप समझिए कानून का मतलब ही है, ताकतवर तो अपनी रक्षा खुद ही कर लेगा। जिसके पास मान लीजिए मोदी जी हैं, अब मोदी जी को रक्षा की क्या जरूरत है? एसपी जी है उनके साथ। एसपी जी आप समझिए हिंदुस्तान के कम से कम 1800 करोड़ रुपये मोदी जी की रक्षा पे खर्च होता है। अब मोदी जी जनता की रक्षा करने के लिए बैठे हैं, लेकिन अगर वो सिर्फ अपनी सुरक्षा के बारे में सोचते रहेंगे तो समझिए वो जनता की रक्षा नहीं कर पाएंगे। और यही चुनाव का मुद्दा है कि हमने लोगों को सुरक्षा दी नहीं दी, लोगों को खाना दिया नहीं दिया, लोगों को रोजगार दिया नहीं दिया, लोगों को हमने जो है आने वाले समय में बढ़ने का हौसला दिया है नहीं दिया। मैं आज के समय कह सकता हूँ इस सरकार में 10 साल में, और मोदी जी तो कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो समझिए 1947 के बाद 1924 आ गया है। अगर सारे बातों को जोड़ लिया जाए तो देश में कोई तरक्की नहीं हुई है, हमने कोई तरक्की नहीं की है। हमारी हालत जो है आज के दिन जो है नेपाल से भी बदतर है, बांग्लादेश से भी बदतर है। हमारी हालत जो है आप समझिए श्रीलंका से भी बदतर है। लोग जो है भूखे मर रहे हैं। हमारा जो भुखमरी का डाटा है उसमें नेपाल हमसे आगे है, महंगाई का जो डाटा है उसमें बांग्लादेश हमसे आगे है, पाकिस्तान हमसे आगे है, भ्रष्टाचार का जो डाटा है उसमें बाकी देशों से हम सबसे आगे हैं। तो जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं जो लोगों को समाज और कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी तो हैं, बताइए। पॉपुलेशन में हम सबसे आगे हैं, तो पॉपुलेशन पॉजिटिव थोड़ी है, ये तो आप समझिए वही वाली बात हो गई। मोदी जी रोज यही तो कहते हैं जो लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, तो मोदी जी तो खुद कहते हैं जो लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं उनको संपत्ति बांट रहे हैं। तो मोदी जी खुद कह रहे हैं कि ये गलत है, जबकि मोदी जी के पिताजी जो थे, मैंने कल भी आपको कहा था कि जो है दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन मोदी के 6 बच्चे थे। मोदी जी तीसरे नंबर के बच्चे हैं। तो मोदी जी की माँ ने 6 बच्चे पैदा किए, लेकिन मोदी जी पता नहीं क्यों लोग औरतों को कोसते हैं जो ज़्यादा बच्चे पैदा करती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए, और माँ समान बाकी औरतें उनका भी सम्मान करना चाहिए। लेकिन कई बार होता है कि आदमी अपनी असलियत भूल जाता है और उसे लगता है कि मैं दूसरों को कह रहा हूँ, अपने को तो मैं कह ही नहीं रहा, क्योंकि अपने को तो कोई अगर कोई काणा होगा तब भी वो अपने को काणा नहीं मानेगा। तो ऐसी हालत में आप समझिए कि देश की जनता जो है इस समय जागरूक है, पूरी की पूरी जो मामला है उसको देख रही है, और भारतीय जनता पार्टी जो है इस समय मोदी जी के ऊपर पूरी तरह से आश्रित है। देश की जनता भी मोदी जी के ऊपर ही चुनाव लड़ रही है और पूरा चुनाव ही मोदी जी के लिए हो रहा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये पहले चुनाव जो था कई ध्रुव का होता था, 5-6 लोग लड़ते थे, 5-6 पार्टियां होती थी, जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिल जाते थे वो जीत जाती थी, जिसको कम मिलते थे दूसरे नंबर पर रहती थी, कभी तीसरे नंबर वाला होता था। अब ये चुनाव जो है 2 ध्रुवीय है, बाइपोलर है, या तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग हैं या इंडिया। एनडीए और इंडिया के बीच में इलेक्शन है, और एनडीए और इंडिया के बीच में हर जगह जो है बाइपोलर इलेक्शन होने से इस बार जिस व्यक्ति को भी जीतना होगा उसको कम से कम 40-45% डाले हुए वोट मिलेंगे, तब वो जीतेगा जी। हो सकता है 50% वोट भी मिले बहुत जगह, क्योंकि जब 2 ही जो लोग हैं और उम्मीदवारों की कमी कितनी है। आप देखिए सूरत का चुनाव देखा आपने, जो हुआ उसकी बात पे हम नहीं जा रहे हैं कि 2 आदमियों ने उम्मीदवारों ने वहाँ पर नॉमिनेशन भरा, बाइपोलर, और एक के जो समर्थक थे वो एक होटल में जाके बैठ गए
और जिस समय उसका पर्चे के बारे में फैसला होना था, पता चला कि वो पहुंचे ही नहीं और उस बेचारे का पर्चा जो है रद्द हो गया। तो मैं जो बाईपोलर कह रहा हूँ, चुनाव में 2-2, 3-3 लोग ही हैं। और बाद में ये आया कि जी वो जो था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वो जो कांग्रेस का उम्मीदवार था उसको सेट कर लिया था। तो सेट करने की जो परंपरा है भारतीय जनता पार्टी में पुरानी है। उम्मीदवार को भी सेट कर लेते हैं, ईवीएम होती है उसको भी सेट कर लेते हैं। और बहुत सारे लोग तो समाज में जिसके लिए मोदी जी एक वर्ग विशेष को गाली देते हैं कि हमारी बेटियों को सेट कर लेते हैं। तो सेटिंग की जो परंपरा है वो जनता को रोकनी पड़ेगी, तोड़नी पड़ेगी। और हर चीज़ की सेटिंग, चाहे जज की सेटिंग हो, वकील की सेटिंग हो, दूसरे उम्मीदवार को सेट करना हो, एमएलए को सेट करना हो, इंजीनियर को सेट करना हो, ठेकेदार को सेट करना हो, उसके खिलाफ जनता को जागरूक होना पड़ेगा। नहीं तो अगली सरकार जिसकी भी आएगी वो भी उनको सेट कर देगी। और ये सेटिंग जो है ये रुकनी चाहिए। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और आज के समय में मैं कह सकता हूँ कि इलेक्शन कमीशन भी पूरी तरह से सेट हो गया है। लेकिन अगर सर सेट हो गया है तो फिर ये तो विपक्ष के लिए दुविधा पैदा कर देंगे ना। विपक्ष के लिए क्या, जो सरकार आएगी उसके लिए दुविधा पैदा होगी। समाज का पतन होता है, किसी सरकार का पतन नहीं होता। यानी आप समझिए कि ये जो इस समय के इलेक्शन कमिश्नर हैं, आज मोदी जी के जूते चाट रहे हैं, कल को दूसरा आएगा उसके चाटने लगेंगे। भाई चाटने वाले को तो चाटना है, चाहे वो पत्ता चाटे या जूते चाटे या कुछ और चाटे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इस पूरे चुनाव में जो मुद्दा है उस पर बात की कि पार्टियां किस तरह से उससे मुंह मोड़ रही हैं। बाकी आप लोगों को जो कुछ करना है नीचे कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जहाँ पर भी देख रहे हैं फेसबुक, यूट्यूब। फिर मुलाकात होगी सर से, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।